Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good afternoon, everything. Good morning, sir. Whatever is comfortable for you. इसका ये पैर ही टूटा है। उसको जाने दो, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। रवीन से रेड दीजिए। नया ट्राइपॉड लेते हैं, वो टूट गया उससे एक पैर, उसको हैंडल करने वाला टाइम चल जाएगा क्लास में। एक घंटे के लिए 4 बजे आपको शुरू होता है ना इसके ऊपर। मेरा 3 से 5 6 सब मतलब ये टाइम पे सब पैक रहता है लैपटॉप्स। रहने दीजिए। 100 भी राणा प्रो को बोले ट्राइपॉड करके लाने के लिए। एटलीस्ट कल मैं हाँ न्यू ट्राइपॉड परचेज करके लाने, अभी नहीं मतलब शाम तक, अभी भी कल के लिए चाहिए। क्या आप सब तैयार है अगले चैप्टर के लिए? Yes, sir. Yes, sir. Some basic concepts of सर ये तो फर्स्ट चैप्टर है ना? हाँ मुझे क्या चाहिए फिर? What do you want, dear? सर हमें लगा ये चैप्टर सिखाने ही नहीं वाले आप। क्यों? सर नहीं, रहने दीजिए, सिखाइए सिखाइए। नहीं मैं सिखाने नहीं वाला था, मेरी भी इच्छा नहीं सिखाने की, पर सर बोले कि अथर्व बोल रहा है कि मुझे फर्स्ट चैप्टर ही चाहिए। तो मैंने बोला ठीक। अब अथर्व को ये लगता है कि मुझे फर्स्ट चैप्टर आता नहीं है। प्रवीण सर, प्रगत वाले सर कॉल कर रहे हैं मुझे बार बार, जस्ट चेक करें ना क्या होगा। उनको लोग क्लास चल रहा है, अब मैं नहीं आऊंगा नीचे। Some basic concepts of chemistry. This is the first chapter you had. Before starting with the मुद्दा, इस चैप्टर का जो मुद्दा है वो बेसिकली क्या है? लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, वो हमें पढ़ना है। मोल कंसेप्ट पढ़ना है। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, इक्विवेलेंट मास पढ़ना है। ठीक है। Then we will study about the molecular mass, empirical mass, molecular formula, empirical formula, stoichiometry, limiting reagent, excess reagent,
ये सब टॉपिक्स बेसिकली इस चैप्टर के मुद्दे की बात है, पर जैसे अब Excuse me, एनसीईआरटी sir. स्टार्टिंग में जो है कुछ और इंट्रोडक्शन बातें दी हुई है, तो वहाँ शुरुआत वहां से करता हूँ। Somebody saying something? We'll begin with introductory part a bit. फिर मैं मुद्दे में आता हूँ। Matter, the starting topic given to you. You know matter in general, right? Matter आप जानते हो, Yes, sir. matter क्या है? Sir, Anything that occupies सर space जो and has जगह mass. लेता है और जिसका वेट होता है, मास होता है। anything that you see around you is basically made up of matter which occupies some space and has some mass, है ना? It occupies a space and has some mass, जैसे आपने बोला वही, तो उसको मैटर बोलते हैं। ये मैटर को जो है हम इस प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। मैटर कैन बी क्लासिफाइड। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होगा इसका? इसका जो फिजिकल क्लासिफिकेशन होगा वो क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड और Gas. गैस। फिजिकल क्लासिफिकेशन इसका होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। आप जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है? टेंथ में पढ़ा होगा, बेसिक वाली बात है। बेसिक डिफरेंस क्या है इसके अंदर? सॉलिड जो होते हैं उनका फिक्स्ड मास होता है और दे ऑक्यूपाई फिक्स्ड वॉल्यूम, है ना? ऐसे ही बोलते हैं, नहीं, फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, है ना? फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड से क्या होता है? वॉल्यूम फिक्स होता है पर शेप फिक्स होता है क्या? Oh, sir. No, sir. होता है, दे ऑक्यूपाई शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप डालोगे उस कंटेनर शेप वो ऑक्यूपाई कर लेता है, तो इसका फिक्स शेप नहीं होता, सिर्फ फिक्स वॉल्यूम होता है। और गैस का ना ही फिक्स शेप होता है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हाँ, एंड द अदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। सॉलिड्स में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स और आयंस या मॉलिक्यूल्स जो भी जिससे बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब भी गैस में जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है गैस के, वेदर इट इज अ मॉलिक्यूलर एटम, वो दूर दूर होते हैं, दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। और लिक्विड्स में इंटरमीडिएट होता है, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होते हैं। ना ही सॉलिड की भांति बहुत अधिक होता है, ना ही गैस की तरह बहुत ही कम होता है। दूसरी आप देखते हो फ्लोट होता है, दोनों के बीच का है। दिस इज फिजिकल क्लासिफिकेशन। द मेन क्लासिफिकेशन जो हमको यहाँ पढ़ना है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री के अंदर हुआ केमिकल क्लासिफिकेशन। Talking about the chemical classification of matter, it can be first classified broadly into two types. It can be classified as mixtures and pure substances. Mixture and pure substance. So pure substance generally उनको बोलते हैं जिनमें सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से ही पूरा कंपाउंड बना हुआ है। They are not only to one type, one kind of particle. They are made up of only one kind of particle. जैसे कोई एलिमेंट है ना, जैसे एलिमेंट आप मान लीजिए, अगर मैं बोलता हूँ आयन का एलिमेंट है, आयन का रॉड है, तो पूरा आयन का रॉड किससे बना हुआ है? Iron. आयन के ही एटम से बना हुआ है ना, बहुत सारे आयन के एटम का आयन बना है। जो एलिमेंट है पूरा सिर्फ एक प्रकार का सब्सटेंस से ही बनता है ना? एक ही प्रकार का पार्टिकल उसके अंदर पूरा बना हुआ है। वैसे ही कुछ कंपाउंड्स को भी हम प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। उसमें क्या है, एक प्रकार का मॉलिक्यूल्स आते हैं साथ में, है ना? उसमें एक प्रकार का मॉलिक्यूल जो है, जैसे वाटर है, पूरा पानी जो है H2O मॉलिक्यूल से ही बना हुआ है ना, और मेरे को H2O मॉलिक्यूल्स, Yes, sir. that is water. So elements and compounds actually can be called as pure substances. So I can classify these pure substances into further two types: elements and compounds. ये सिर्फ एक टाइप के एटम से बने होते हैं, ये पूरे एक टाइप से मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब एलिमेंट्स के अंदर भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
हाँ, एलिमेंट्स में क्या हो सकता है अभी? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं, जो पीरियोडिक टेबल से हमने देखा, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, या तो मेटल्स होंगे, या तो फिर नॉन मेटल्स होंगे, या मेटालॉइड्स होंगे, राइट। अब मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स में बेसिक डिफरेंस क्या आप जानते हो? मेटल जनरली आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर हार्ड, दे हैव लस्टर, और क्या, दे हैव मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। They याद are है आप, sonorous. 10th चैप्टर है ना आपका, मेटल्स Yes, एंड sir. नॉन मेटल्स करके, तो वो सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। नॉन मेटल्स को ऑपोजिट है, और मेटालॉइड्स जो है दोनों के बीच का है, उससे कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के भी है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के भी होते हैं। कंपाउंड्स को मैं 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूँ, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, जो आपने पढ़ा है ना, हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल्स, ईथर्स, ईस्टर्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, पढ़ा आपने ये चीजें? 10th में पढ़ा होगा ना? यस सर। Yes. कंपाउंड्स चैप्टर आपका, हाँ। Yes, sir. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड चैप्टर, जितने भी कंपाउंड से पढ़ा आपने, वो सारे कंपाउंड्स के बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जो आपको ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है वो लिविंग सोर्स से मिलता है, ये ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेस। दोस सब्सटेंसेस के कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेस आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक, और जो नॉन लिविंग सोर्स आपको मिलता है उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, बेसिकली। सो ये बेसिक क्लासिफिकेशन इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और जो मिक्सचर के अंदर हम जाएंगे, इफ यू गो टू द मिक्सचर, मिक्सचर 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। यस। ये मिक्सचर की बात आई तो भैया सब जोश में आ गए कि मिक्सचर आपने ठीक से पढ़ा था क्या 10th में? Easy है. नहीं सर, ये 2 ही आते थे हमको। अच्छा अच्छा, तो गर्ल्स और बॉयज दोनों का आवाज आया इस पार्ट में। आई एम हैप्पी और थैंक यू फॉर मिक्सचर, थैंक्स टू मिक्सचर दैट पहली बार मिक्सचर की वजह से दोनों का आवाज आया, गर्ल्स बॉयज, अच्छी बात है। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या, दे हैव यूनिफॉर्मिटी, है ना, उसके अंदर जो है जो कंपोजिशन होगा पूरा यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, थ्रू आउट द मिक्सचर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जो भी 2 पार्टिकल्स, 2 लोगों का आप मिक्स करोगे, वो उनका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए एयर है ना, हवा। उघडं राहू द्या रे, हवा येऊ लागली जरा। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? सर सॉरी सॉरी। एयर में जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कुछ नोबल गैसेस है, SOx है, NOx है, अलग अलग प्रकार के गैसेस है। ये सभी गैसेस जो है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, तो समझता ही नहीं है ना, अलग अलग दिखते नहीं है, सब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है। तो यूनिफॉर्म मिक्सचर रहा उसको बोले होमोजेनियस। अगर यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं है ना, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर है, तो उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। जैसे फॉर एग्जांपल क्या, अच्छा मैं आपको बताता हूँ एक मिक्सचर, आप बताइए वो मिक्सचर होमोजेनियस है कि हेट्रोजीनियस है? सॉल्ट इन वाटर, होमोजीनियस। Homo. होमोजेनियस, बिकॉज जब सॉल्ट वाटर आप बनाते ना मिला पानी में, वंस यू मिक्स इट, आप उसको अलग कर सकते हो, सेग्रीगेशन नहीं, पूरा थ्रू आउट द वाटर जो है वो सॉल्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप कोई भी सैंपल को लो उस पानी का, हर एक सैंपल का स्वाद एक जैसा ही होगा, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मली मिक्स हुआ है तो हम बोलेंगे वो होमोजीनियस है। अगर मैं पानी में क्या मिलाता हूँ, सैंड मिलाता हूँ, तो Hetero. कैसा मिलेगा? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। करेक्ट करेक्ट। तो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैटर। आई एम नॉट गोइंग डिटेल अबाउट द मैटर, बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैटर। हम मुद्दे की बात शुरू करेंगे इस चैप्टर का। Yes, sir. यस Yes. सर। यस सर। यस सर। मुझे बताइए कौन 2 लड़कियां हैं जो बात करना शुरू किया आपने? आपका सर नाम बताइए। भक्ति। हाँ हाँ, भक्ति। चलो भक्ति को बात करना आ गया। और सब बात हाँ, करना किया। कटारिया, भक्ति और कटारिया। चलिए,
बॉयज में तो अपने फिक्स लोग है। कोई नया अगर आ गया ना बॉयज में जो बात करना शुरू किया तो नाम बताना आप। मुझे लगता है वही लोग होंगे जो पहले से बात कर रहे हैं। सर मैं मतलब सर मैं कल्पना थी। सर बकरी। अच्छा कल्पना। अरे बकरी तो सर बकरी सर कैसा मैं नाम? बोल रहा था ना। अच्छा कॉमेडी कर रहे। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये हमारा फर्स्ट मुद्दे की बात है इस चैप्टर। लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ से प्लीज पूरा ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक को बेस्ट तरीके से समझ के लीजिएगा। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में नोट्स भी दूंगा आपको बोर्ड के लेवल के हिसाब से। ये सब्जेक्टिव एग्जाम भी आपके होते हैं तो उसमें कैसे लिखने का वो बताऊंगा, और बस समझना ही अधिक इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लीजिएगा नीट जेईई के हिसाब से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज द फर्स्ट लॉ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इस साल सिलेबस में नहीं है सर, तो जेई के सिलेबस में है क्या? हाँ जी, ये पढ़ना जरूरी है। ओके सर। आपके सिलेबस से निकाल दिया है क्या ये टॉपिक? यस सर। अच्छा सर लेकिन अच्छा। कॉम्पिटिटिव्स में आ सकता है ना सर? नहीं कॉम्पिटिटिव लिए पढ़ना ही पड़ेगा आपके, मतलब थियरी उतना नहीं बताऊंगा, उसके लिए बता रहा हूँ। अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आई विल नॉट गो मच डिटेल इन थियरी बोर्ड के हिसाब से। देन आई कैन टीच ओनली अकॉर्डिंग टू द जेईई एंड नीट। से शुरू होता है स्कूल का सिलेबस। हाँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो मैं ज्यादा, मुझे टेंशन नहीं है थियरी का, तो मैं अकॉर्डिंग टू नीट एंड जेईई पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देखिए ये लॉ बहुत फेमस भी, आप जानते हो, आपने सुना होगा, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed Destroyed. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही लॉ है ये लॉ, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created nor be, please mute yourself. Mass can neither be created nor be destroyed, ना ही आप मास को क्रिएट कर सकते हो, ना ही केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई मास क्रिएट होने वाला है, ना ही आप कोई मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। उसका मतलब ये हुआ जितना मास आप लोग रिएक्टेंट में उतना ही मास मिलेगा प्रोडक्ट में। शिवम मोरे, शिवम मोरे, म्यूट योरसेल्फ। कहाँ तुम लोग क्लास में ध्यान दे रहे हो कि किधर आजू बाजू का सब काम कर रहे हो? इस लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आई कैन राइट दिस लॉ एज वन अदर वे, दैट टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स will always be reactant equal to total mass of the reactant, है ना? या other way around, total mass of reactants will be equal to total mass of product. बेसिकली और यही बोलता है, ये लॉ का मुद्दा यही है। क्यों बोलते, जितना मास आप रिएक्टेंट में लोगे उतना ही मास प्रोडक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ना ही डिस्ट्रॉय होगा ना ही अधिक कुछ क्रिएट होने वाला है, दोनों ही नहीं होगा। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल, N2 plus 3H2 gives 12. देखते हैं यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कितने मास है ना, ऑन रिएक्टेंट साइड यहाँ पे N2 है। व्हाट इज द मास ऑफ N2 बताइए? 28। एक नाइट्रोजन का 14 है एटॉमिक मास, दो नाइट्रोजन 28 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, H2 का 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, कितना हुआ ये? 34। Let us see the products. अमोनिया, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन, 14 प्लस 3 17, 17 सेम है सर। सेम है सर। करेक्ट। ये लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने प्रूव कर दिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बोलता है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में
जितना मास ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही मास ऑफ प्रोडक्ट्स भी होंगे। परंतु देखिए ये जो लॉ है ना, कब दिया गया था? दिस लॉ वाज प्रपोज्ड इन 1774। तब थे तुम? नो सर। नो सर। थे नो तुम? सर। तुम थे, तुम भी थे और मैं भी था। Just not in this chemical form. We were there that time, अभी भी हम हैं और फ्यूचर में भी हम रहेंगे, बस हमें Energy. याद नहीं, बॉडी चेंज हो गया हमारा उतना ही। एनी हाउ, तो उस टाइम की बात आप भूल चुके रहेंगे, मुझे याद है। तो उस टाइम अपना दोस्त भी था लेवोसियर करके, इसने ये जो है सर मैं था। तुम थे ना, तुमको पता होगा फिर। लेवोसियर जो है, ही वाज ए फ्रेंच केमिस्ट, ही वाज ए फ्रेंच केमिस्ट। तो इन्होंने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो लॉ है इसको प्रपोज किया था 1774 में। अभी जमाना बदल गया है ना, नाउ वी आर इन विच सेंचुरी? 21st. 21st। ये लॉ देने के बाद कितने सारे साल हो चुके 21st सेंचुरी में भी हमें। तो अभी के हिसाब से अगर हम बात करें ना, तो ये लॉ जो है ना, इस लॉ का लिमिटेशन भी है। हाँ जी, इन्होंने जो बोला सही बात है, मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस में ये फॉलो होता है, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, नीट जी के लिए एक्सेप्शंस आर मोर इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस, एक्सेप्ट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉलो होता नहीं है, एक्सेप्शन इज न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यों? आपको पता है ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन के माध्यम से ही आप बनाते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। यस सर। बॉम्ब होता है ना, यस सर। वो अपनी दोस्त Yes, को sir. कल्पना, तुम्हारी सहेलियां कौन है दो लोग? हिरोशिमा नागासाकी। हाँ, सीमा और सखी। वो सीमा और सखी जो है कल्पना की सहेलियां हैं, उन दोनों के ऊपर बॉम्ब डाला था अथर्व ने। अथर्व ने में- बॉम्ब डाला, ठीक है, दो सखियों के ऊपर, सीमा और सखी। तो जो डाल डाला, कौन बॉम्ब था वो? इट वाज ए न्यूक्लियर। न्यूक्लियर बॉम्ब। उसका आज ही परिणाम आप देख रहे हो ना, किस पर परिणाम आता है। तो न्यूक्लियर Yes. रिएक्शन जो है इसके माध्यम से बना हुआ है। और पता है किसने ये इक्वेशन दिया था? इक्वेशन, किस इक्वेशन के आधार पे बॉम्ब बनते, पता है आपको? व्हाट E द is equal इक्वेशन? to MC Equals square। to MC square. E equal to mc MC square. square। दिस इज द Yeah. इक्वेशन। ये इक्वेशन ये बॉम्ब का, जिसके माध्यम से बॉम्ब तैयार हुए हैं। ये इक्वेशन किसने दिया है? एल्बर्ट Einstein. आइंस्टाइन। अपना जो आइंस्टाइन भाई साहब है उन्होंने दिया है, ठीक है। So he is the one who gave this equation. Of course उनका पर्पस वो नहीं था, उनका पर्पस कुछ और था, पर हो गया कुछ और। तो ये E जो है ना, यहाँ पे E denotes energy. This E is energy and this M is mass. So he proposed the first time that energy and mass can be interconvertible. समझ रहे? Energy and mass are interconvertible. ये क्वेश्चन में बोलता है एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन बॉम्ब्स, अभी देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब तो आपने को देखा नहीं होगा, ना ही इस्तेमाल किया होगा। हम दीपावली वाले बॉम्ब के बारे में बात करते हैं। दिवाली बॉम्ब तो देखा होगा ना आपने। यस सर। यस सर। थोड़ा हम दिवाली बॉम्ब वाले एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज न्यूक्लियर बॉम्ब थोड़ा बहुत दूर की बात है। इस बॉम्ब से हम इस उदाहरण को समझते हैं कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, ये बॉम्ब्स वाले जो केस है न्यूक्लियर रिएक्शंस में लागू नहीं होता है। मान लीजिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। एक प्लेट लेते हैं, प्लेट ही है, ठीक है ना, भले दिखने रहता प्लेट ही है। दिस इज अ प्लेट, इसके ऊपर हमने एक कौन सा बॉम्ब? हाइड्रोजन बॉम्ब। एक हाइड्रोजन बॉम्ब लिया, लक्ष्मी बॉम्ब। लक्ष्मी बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, जो भी बॉम्ब ले लिया आपने, वो बॉम्ब रख दिया। ये क्या सुतरी है ना, सुतरी बाहर रखा, और इसके ऊपर क्या कर दो आप, एक कटोरी से ढक दो जी, एक कटोरी ढक देते हैं। ढक दिया कटोरी से हमने, हल्का सा थोड़ा होल रख दीजिए ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो, कंबशन नहीं होगा। और इस कटोरी के ऊपर, ताकि ये बॉम्ब फूटने के बाद जो कचरा है बॉम्ब का, जो भी मास है, वो बाहर ना जाए, उसे कटोरी रखा मैंने। कटोरी उड़ सकता है ना, कटोरी उड़ सकता है फूटने के बाद, वो तो उड़ेगा ही ना। आप करते भी रहेंगे, कुछ ना कुछ रखते उसके ऊपर, मस्त उड़ता है एकदम ऊपर तक।
Yes, sir. कटोरी उड़े Yes, ना, sir. कटोरी उड़े ना, इससे हम क्या करते हैं, अपने शिवम को बैठा देते हैं यहाँ पे, शिवम को इस पे बैठा देते हैं। सर और काला और जल जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, वो पता नहीं दीपावली चलेगा। दीपावली की जब पता नहीं चलेगा गरम हो जाएगा टेंशन सर। मत लो। शिवम को बैठा दिया हमने, अब सुतली में आग लगा देते हैं, सुतली में आग लगा देते हैं, इसमें आग लगा दी, जलते हुए जाएगा वो अंदर, सर और काला हो जाएगा। चुप से रह बे, मजाक मत उड़ाओ उसको। बॉम्ब फूटेगा। अच्छा एक काम करिए, बॉम्ब फोड़ने से पहले ना एक काम करो अथर्व, ये बॉम्ब का जो है ना, तुम ये ले लो, क्या ले लो, मेजरमेंट ले लो, वेट ले सकते हो किस वेटिंग वेट मशीन में, वेइंग मशीन पे इसको वेट मेजर करते हैं, कितना है वेट, 50 ग्राम आया, कितना आया, 50 50 ग्राम। ग्राम. अब बॉम्ब फूट गया, बॉम्ब फूट गया, ठीक है ना, बॉम्ब हैज फूटेड, ब्लास्टेड, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब अपना बंदा यहाँ पे ऊपर बैठा हुआ है, तो एक भी कचरा बाहर गया नहीं, कटोरी के नीचे ही है, प्लेट के अंदर। अब जो कचरा बॉम्ब का है, ये सब जो है वापस से आप आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट वो सारा कचरा यहाँ पे डालिए और उसका वेट मेजर करिए, क्या वेट सेम होगा, नहीं सर. नो सर। मानो वेट आ गया 45 ग्राम। अब क्वेश्चन ये उठता है 5 ग्राम का वेट कहाँ चला गया, क्या शिवम कहाँ गया, साउंड एनर्जी। सर वो एनर्जी जो में पाउडर कन्वर्ट था हो गया। क्या हो गया सर, ये जो मास है ना, 5 ग्राम दिख नहीं रहा आपको, ये 5 ग्राम का मास जो है ना, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, स्पेशली साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है ना, क्लियर। यस सर। यहाँ क्या हो रहा है, E = mc² का आप एक उदाहरण देख रहे हो, इस प्रकार से मास हैज गॉट कन्वर्टेड टू एनर्जी। ये वाली बात उस वक्त पता नहीं था, तो उन्होंने हर एक रिएक्शन के लिए बोला, सबके लिए लागू ये नहीं है। इसी प्रकार न्यूक्लियर रिएक्शन से भी होता है, जो मास होता है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए मास जो है, क्या यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, नो सर। No sir. 50 आफ्टर 45 इट इज नॉट फॉलोइंग। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, बॉम्ब्स वगैरह में ये लॉ लागू नहीं होता है। होप अंडरस्टूड, दिस इज द फर्स्ट लॉ। मूविंग टुवर्ड सेकंड लॉ, आप लिख रहे हैं ना, Yes sir. यस सर। यस सर। Yes sir. दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट proportions, law of definite proportions, या इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस ही बोलते हैं कुछ जगह पे। पिछले Definite वाले या का constant। डेफिनेशन लिखा ही ना। उत्तर तुमने लिखा नहीं अभी तक, सर लिख लिया है, मुझे लगा दूसरा। नहीं दूसरा क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लिखिए। ये आवाज मत करो यार। दिस लॉ स्टेट्स दैट elements combine in the same proportion by mass irrespective of its source or method of preparation. Irrespective of its source or method of preparation. ये बोलता है कि जो एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उनका प्रोपोर्शन सेम होता है। ऐसा सिंपल बात ही है लॉस, बस कुछ नहीं, बस समझना है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, लेट अस टेक पानी, सोयल, यस सर। सोयल तुम्हारे घर में जो पीने का पानी है ना, हाँ। उस पानी का फॉर्मूला क्या है,
सर H2O. H2O. सोहेल का घर का पीने का पानी का फॉर्मूला H2O है, ठीक है। भक्ति, Yes, sir. तुम्हारे घर में तुम जो कपड़ा साफ करते हो ना, कपड़े धोने के लिए पानी जो है, उस पानी का फॉर्मूला क्या है? Sir, H2O ही है। वो भी H2O है, क्या बात। हाँ। जब सोहेल के घर पे जो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते, तुम्हारे घर पे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई बात नहीं। अथर्व, यस सर। तुम्हारे घर में जो टॉयलेट का पानी है ना, यस सर। तो फॉर्मूला क्या है? H2O। हाँ, H2O। H2O है। अरे, जो अथर्व घर टॉयलेट का पानी है, वही पानी सर ये क्वेश्चन सिर्फ तो सर ने भी पूछा था। इस्तेमाल करते हैं। अरे मजेदार बात है यार। पीने के पानी का फॉर्मूला भी वही है, कपड़े साफ करने का फॉर्मूला का पानी भी वही है, टॉयलेट का पानी भी वही है, गटर का पानी वही सेम सर। H2O. वही है सर, बारिश का पानी, सेम है सर। Same है sir. नदी का पानी, सेम Same है sir. समुद्र का पानी। सेम है Yes sir. अरे, सॉरी। देखो ना यार, यही तो लॉ बताता है। लॉ यही बोलता है, irrespective of the source, irrespective of the source, the element, that is hydrogen and oxygen, they combine to form H2O, and the formula of H2O by mass will be same proportion. By mass में proportion same रहेगा। यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन और कितना ग्राम ऑक्सीजन है जी? 16 ग्राम ऑक्सीजन। 2:1 रेशियो में कंबाइन होकर पानी बना रहे हैं। बोलते हैं पानी जो है ना, गटर का हो, समुद्र का हो, नदी का हो, या डायरेक्टली क्लाउड से बरसता हुआ बारिश से पानी हो, सब जगह पानी का फॉर्मूला H2O ही होगा। कोई बड़ी बात है क्या? जानते हैं हम सब, पर वही लॉ है, क्या करूं मैं? दैट इज द लॉ ही हैज गिवन। हु हैज गिवन दिस लॉ? किसने दिया लॉ को? प्राउस्ट। प्राउस्ट ने लॉ दिया था, ठीक है। एक तो उससे बोले इररेस्पेक्टिव ऑफ सोर्स, दूसरा क्या बोला उसने? इररेस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब पानी को बनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। इन डिफरेंट रिएक्शंस यू कैन हैव H2O as a byproduct or main product, right? Yes, You can prepare H2O by H2 plus O2 giving you H2O, या फिर और क्या तरीका H2O बनाने का? You can mix an acid and salt, right? Acid and base। क्या मिलता है आपको? सॉल्ट प्लस पानी। आप पानी कैसे ही बनाइए, whichever method you can use preparation of water, वहां पे proportion, जिस proportion में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वहां पे बाय मास मिक्स्ड है, वो सेम ही रहेगा, H2O ही रहेगा, है ना? It is not going to change, right? That is what is law of definite proportion. समझ लो? Yes, sir. यस सर। सर अब इस लॉ Yes, का sir. एक्सेप्शन कब आ सकता है जी? इस लॉ का एक्सेप्शन, हमारा मेन मुद्दा एक्सेप्शंस है। लॉ बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कहाँ पर एक्सेप्शन के ऊपर पूछेगा, इसका एक्सेप्शन कहाँ हो सकता, कहाँ पे ये लॉ होल्ड नहीं कर सकता है? प्रॉब्लम तब आएगा जब आपके पास क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स, आइसोटोप्स। है ना? बिकॉज एक ही एलिमेंट का, फॉर एग्जाम्पल पानी, मैंने बोला पानी में देखिए H2O भी पानी है और D2O भी पानी। और अगर आप दोनों का मास का रेशियो लोगे, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ द मास, हियर हाइड्रोजन इज 2 grams, ऑक्सीजन 16 grams, यहाँ ड्यूटेरियम इज हाउ मच? 4। ड्यूटेरियम को जानते हैं आप? सर हाइड्रोजन का आइसोटोप। Yes, sir. मास नंबर 2 इज 4 16। क्या दोनों सेम है रेशियो? नो सर। नो, No sir. पानी है, पर यहाँ No, पे जो sir. रेशियो है वो अलग अलग है। तो प्रॉब्लम कब आएगा? जब आइसोटोप्स आएंगे। तो whenever you have isotopes of element, then this law may not hold good. Exceptions will come when there are isotopes in a compound. डन क्या लिख लिया आपने इस बात को? यस सर। यस Yes सर sir. Yes sir. Yes, sir. अरे बस हो गया, बहुत यस हो गए। सर अब सब बोलने लगे। आज, हाँ, आज मुझे बहुत प्रसन्नता का भी अनुभव हो रहा है। कुछ स्पेशल डे है क्या? क्या सब इतने एंथुसियास्टिक है? सर स्कूल में पढ़ाया ना, इसलिए सब लोग बोल रहे हैं।
स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसीलिए। सर फर्स्ट चैप्टर तो स्टार्ट नहीं किया सर, No, कोई sir. बात नहीं, किसी भी रीजन से आप बोल रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। टुडे आई विल सेलिब्रेट माय होम, मैं खुद का सेलिब्रेशन करूंगा। हाँ, एक गिलास पानी एक्स्ट्रा पी लूंगा। पार्टी। जल्दी छुट्टी देके। नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, नोट डाउन। This law states that an element which combines with a fixed weight of another element to form two or more than two compounds bear a simple whole number ratio of its weight and different लिखा आपने? यस सर। Yes, sir. सर एक सेकंड रुक जाओ। जी, Yes, sir. अब इसका मीनिंग क्या समझते हैं, ठीक है? अब समझिए, जैसे वो दो एलिमेंट है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, when two elements combine to form two or more than two compounds, है ना, ऐसा बोला हमने, when two elements combine to form two or more than two compounds. Now you have these two elements oxygen and hydrogen, when they combine they can either form H2O or they can form H2O2. this is water, this is hydrogen peroxide. जब ये दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो या दो कंपाउंड्स आपको मिल सकता है। उदाहरण के लिए एग्जांपल ले रहे हैं, अब ये दो कंपाउंड में देखिए, एक कंडीशन ये भी है कि दोनों कंपाउंड्स में ये दो एलिमेंट में से कोई तो भी एक एलिमेंट का वेट फिक्स होगा। क्या लिखा आपने? दिस लॉ स्टेट्स दैट एन एलिमेंट व्हिच कंबाइंस विद ए फिक्स्ड वेट ऑफ अनदर एलिमेंट, है ना, उसका मतलब ये दो में से एक एलिमेंट का वेट क्या होगा? फिक्स होगा। कौन सा वेट फिक्स होता है इसमें से? Hydrogen. हाइड्रोजन का वेट फिक्स है, यहाँ भी 2 ग्राम, यहाँ भी 2 ग्राम, एक एलिमेंट का वेट फिक्स। तो जिसका वेट फिक्स है उसको छोड़ दीजिए, जो दूसरा एलिमेंट है ना, ये दूसरा एलिमेंट का जो वेट है ये दोनों कंपाउंड में, उसका हम रेशियो निकालें। H2O में ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16. 16 में ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32 32 1:2. निकाले, क्या मिलेगा? 1:2। 1:2. या 1:2 इज सिंपल होल नंबर रेशियो। यस सर। Yes, sir. तो यही बोलता है कि जब भी आप ऐसे दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे जिसमें से एक एलिमेंट का वेट फिक्स होगा, तो दूसरा जो एलिमेंट है उसका अगर वेट का हम रेशियो निकालते दोनों कंपाउंड के अंदर, तो उसका जो वेट का रेशियो होगा दोनों कंपाउंड में वो एक सिंपल रेशियो होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, वो फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं होगा। ऐसा कौन बोलता है? हाँ जी, लॉ ऑफ मल्टीपल बोलता है। ये लॉ किसने दिया था? जॉन ने दिया था। डाल्टन। डाल्टन, जॉन डाल्टन ने दिया था। वापस रिपीट कीजिए ना एक बार। तो गाना गाओ एक, सर, गाते मैं गाते सिंगर बोलो नहीं मुझे रिपीट करने के लिए, ऐसे एक कविता के रूप में बोलो या कोई गाने के रूप में बोलो, सर रिपीट करोगे म्यूजिक के साथ, बोलोगे? नहीं आता है नहीं। म्यूजिक।
सीखना पड़ेगा, वही सिखाना पड़ेगा यार। ठीक है, तुम्हारे लिए आज पहली बार बोल देता, अगली बार बोलना है तो भी म्यूजिक में बोलने का, थोड़ा मजा आता है फिर। मैंने क्या बोला देखो साहब, मैंने बोला ये लॉ क्या बोलता है, फिर इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मैं इंग्लिश में पढ़ाते सुनाता हूँ, फिर हिंदी में रिपीट करता हूँ, सेम बात को समझिए। This law states that element which combines with a fixed weight of another element, यहाँ देखो हाँ स्क्रीन के ऊपर, I'll read and I'll show you also. An element which combines with the fixed weight of another element to form two or more than two compounds bears a simple ratio of its weight in different compounds. ये लॉ है हिंदी में। जब एक एलिमेंट दूसरी एलिमेंट के फिक्स्ड वेट से रिएक्ट करके दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाता है, तो दूसरा एलिमेंट जो है ना, दूसरा एलिमेंट है, उस एलिमेंट का अगर हम वेट रेशियो निकालेंगे दोनों कंपाउंड्स में, तो जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। क्लियर Yes, माय sir. डियर? क्लियर? Yes, sir. जिसने पूछा Yes, sir. Yes, sir. बाकी सबको Yes, क्लियर sir. है, जिसने पूछा उसको क्लियर होना चाहिए। ओके, हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब थोड़ा तगड़ा लॉ आने वाला है। सर मल्टीपल प्रोपोर्शन का कोई एक्सेप्शन नहीं है? गुड अथर्व, वेरी गुड है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में भी एक्सेप्शन कब हो सकता है? जब आइसोटोप्स आ जाए, ठीक है ना? Isotope. अब आइसोटोप्स आ गए ना, तो वहां पे वो रेशियो जो है सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। लिख लो उसमें, ओनली आइसोटोप्स आएंगे गड़बड़ होगा, नहीं तो कोई गड़बड़ नहीं। थैंक यू अथर्व फॉर योर। Next law is law of reciprocal proportion. थोड़ा प्लीज यहाँ पे बहुत ध्यान देना, एक्स्ट्रा ध्यान देना। ये समझने के लिए आपको डबल कंसंट्रेशन चाहिए, इस लॉ को समझने के लिए। ये एनसीईआरटी में नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, तो प्लीज वो ध्यान दो इसको, फिर नोट कर लीजिए। This law states that weights of two different elements which combine with fixed weight of the third element possess the same ratio or simple multiples of the weights with which they combine with one another. नोट किया? यस सर। कुछ समझा? नो सर। No, sir. No, sir. सर एक बार Very ट्राई करो। good. सर पूरा बाउंस हुआ। अगर एक बार आपको सब समझ में आ जाएगा तो मेरा क्या फायदा है ना यहाँ बैठने का। यस सर। आपको ना समझे तो मैं खुश ताकि मुझे आपको समझाने का मौका मिले। तो आप पर लिख लीजिए, मैं समझाने का काम करता हूँ। अब ध्यानपूर्वक देखना, समझाते हो।
अरे पॉइंट टू पॉइंट, ये टेक्निकल जो लॉस दिए हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे जो है ना मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट इन्वॉल्व है, यहाँ पे 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है। 3 एग्जांपल के लिए मान लीजिए हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। This law states that weights of 2 different elements which combine with the fixed weight of third element, ऐसा बोला ना, 2 different elements combine with the fixed weight of third element। ये फर्स्ट एलिमेंट मान लेते हैं, सेकेंड और ये थर्ड, ये दोनों इससे कंबाइन हो रहे हैं। ये इससे कंबाइन क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ये इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड बनेगा। फिक्स वेट है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन। यस सर। सल्फर और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है जो फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो उस वक्त वो क्या बोल रहे हैं कि अगेन weights of 2 different elements which combine with the fixed weight of third element possess the same ratio or simple multiple of the weights with which they combine with one another। मतलब क्या, अब जब ये दोनों ने हाइड्रोजन से कंबाइन किया, बताओ ये दो जो कंपाउंड डिफरेंट, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, वेट रेशियो। H2S और H2O में सल्फर और ऑक्सीजन का वेट रेशियो क्या है, 1:2। सल्फर का क्या वेट है यहाँ पे बताओ, 32। 32। 2:1। यहाँ पे 2:1 है। 16। 16. दिस इज 2:2। 2:1. तो जब ऑक्सीजन और सल्फर ने फिक्स्ड वेट ऑफ हाइड्रोजन से कंपाउंड्स बनाए, उन 2 कंपाउंड में सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वेट का कितना है, 2:1 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। अब क्या बोलता है, ये सल्फर और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन हो गए तो क्या बनेंगे, SO2 बना देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर ये आपस में कंबाइन SO2 बनाएंगे। अब SO2 में सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 1 में सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो 1:1। 1:1. 1:1। ठीक है, 2 रेशियो निकालना है आपको। एक रेशियो कौन सा, जब ये दोनों इससे कंबाइन हो रहे हैं, ये 2 अलग अलग कंपाउंड में सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो क्या है। दूसरी बात, ये 2 फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट जब आपस में कंबाइन हो गए तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें उनका वेट का रेशियो क्या है। तो ये बताता है, ये है लॉ, ये 2 रेशियो आपने निकाला है, ये 2 रेशियो या तो सेम होंगे, possess the same ratio or simple multiples of the, और सिंपल मल्टीपल। मतलब क्या, देखो क्या ये मल्टीपल्स है क्या, 1 2 2, 1 1 1, मल्टीपल्स में ही है ना। यस सर। आइदर देयर विल बी सेम रेशियो और उसका सिंपल मल्टीपल्स के फॉर्म में वहां पर रेशियो होगा। क्या बात समझ में आई? सर पर लॉ में रेसिप्रोकल वर्ड क्यों यूज किया, फिर कुछ और भी नाम दे सकते थे। अभी पूछ के आता हूँ, ठीक है। हमें टाइम मशीन बना के जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा मुझे, किसने दिया ये लॉ बताओ? डाल्टन। John Dalton. रिचर्ड। रिचर्ड ने लॉ दिया था। मैं जाता हूँ कल परसों, टाइम मशीन बनाता हूँ और फिर टाइम मशीन से मैं जाऊंगा उस जमाने में और उससे पूछ के वापस आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए। एक और एग्जाम्पल दूं? यस सर। यस सर। अब यहाँ भी मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है ना, करने के लिए। मान लेते हैं CH और A लेता हूँ, O लेता हूँ। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। बताओ H और C कंबाइन में क्या बनेगा? CH4। CH4 बन गया है। C और O कंबाइन में क्या बनेगा? CO2। CO2। क्या दोनों जगह पे कार्बन का वेट फिक्स है क्या? यस सर। Yes, sir. है ना? यस सर। 2 elements should react with the fixed weight of third element। हाँ भाई, हमने कर दिया। अब ये 2 कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। CH4 और CO2 में H:O रेशियो 1:8। 1:8। यहाँ कितना है जी? 1:8। 1. 1:8। स्टेप बाय स्टेप चलो ना यार, मैं तुम्हारा उतना होशियार नहीं हूँ।
यहाँ हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम, यहाँ हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन के मास 32 ग्राम, दिस इज 1:8। देखो आप इतना स्मार्ट है, तुरंत बता दिया आपने। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेज। सेकंड स्टेज क्या है हमारा, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे, आपस में क्या बनेगा, ये बनेगा H2O। अब H2O में H और O का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन कितना ग्राम है यहाँ पे, 1:1:8. 1:8. 1:8. सेम आया। Yes, sir. तो लॉग क्या बोलते हैं, तो सेम होगा, या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल्स होगा। मैंने आपको दोनों एग्जांपल दे दिया, सेम Yes, वाला sir. एग्जांपल दे दिया और सिंपल मल्टीपल एग्जांपल दे दिया आपको। क्या आप खुश? Yes, Yes. sir. Yes. Yes, sir. Sir, इसका exception. इससे कोई मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं। Sir, तो exception. उसने एक्सेप्शन बोला. नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। Okay, sir. अगला है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, या इसको जो है ना और एक नाम से बोलते हैं, इट्स कॉल्ड एज गे-लुसाक्स लॉ। देखो गे जो है ना वो गे नहीं है, उसका नाम में है, ठीक है ना, आप गलत मत समझ जाना उसको, बेचारे उसका नाम ही है गे-लुसाक। फिर शिवम कुछ और ही समझ लेगा, बेचारे को। ऐसा कुछ समझना मत, ये पूछने वालों को भरोसा नहीं, कोई भी सोच लेते हैं। सर आपने भी तो वही सोचा। नहीं, मैंने सोचा नहीं, आपको सोचने से रोका। सर हमको रोकने के लिए, लेकिन आपने तो सोचा ना। हाँ सर। पीछे से सब सोचना सर पड़ता कुछ है, लोग सोच नहीं रहे थे, आपने उन्हें मजबूर किया। अयो तुम तो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो यार, फिर की घूमते। देखो ये लॉ क्या, देख लो लिखे है, दिस लॉ states that when gases react together, they always do so in volumes which bear a simple to one another and to the volume of the products. Provided ये सिंपल लॉ है, लिख लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन बताओ, सिंपल सी बात, फॉर एग्जांपल के लिए एग्जाम को सर एक बार फिर से लिखा लीजिए। ओके। बेसिकली लॉ क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए N2 प्लस 3H2 2NH3। जस्ट अ मिनट। नाना सर बोलते एडमिशन के लिए जाओ ना, मैं क्लास समझे सम फॉर एडमिशन। तो नजर दे रहा नीचे, मैं क्लास रहता हूँ बस। उनको बोलो सर 5 बजे मिलेंगे आपसे,
N2 ये गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस। तो ऑफ कोर्स ये जो लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स इज ओनली फॉर गैसेस, ठीक है ना, इज ओनली फॉर गैसियस रिएक्शन, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं है। दिस लॉ आप शायद लिख भी सकते हो वहां पे, दिस लॉ इज ओनली फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस। सो अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ N2 एक वॉल्यूम यहाँ पे है और H2 आपने 3 वॉल्यूम लिया, तो आपको मिला 2 वॉल्यूम ऑफ NH3। तो क्या बोलते हैं, जितने भी आप यहाँ पे अगर सबका रेशियो निकालोगे ना, रिएक्टेंट्स एंड गैस सब मिला के, इवन इफ यू टेक ऑल द ratios, just reactants or products, everything, रेशियो क्या होगा 1:3:2। ये पूरा रेशियो भी ना सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने एक वॉल्यूम N2 लिया और 0.7 वॉल्यूम H2 लिया, तो डेसिमल में नहीं आएगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। ये सब जो है ना सिंपल होल नंबर्स ही होंगे, वो कंबाइन होंगे होल नंबर्स में, और प्रोडक्ट जो मिलेगा वो होल नंबर्स में ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा 1 वॉल्यूम ऑफ N2 3 वॉल्यूम्स ऑफ H2 आपने लिया और आपको 2.7 वॉल्यूम्स ऑफ NH3 मिला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ऐसे कौन बोलते हैं जी? जिनको नहीं पता ये लॉ हैं? गेल लॉ। हाँ, ऐसे गिलोजाक जी बोलते हैं, और कोई नहीं बोलते। और ये सही है, ठीक है, ऐसा ही होता है। यू डोंट सी डेसिमल्स ऑलवेज। आप जब उसकी रिएक्शन बैलेंस करते हो, you see there is always you'll have this integers, stoichiometric coefficients होते हैं जो इंटीजर्स होते हैं, या फिर आप होल नंबर्स बोल सकते हैं। जस्ट ये सब क्या फैक्ट्स है। लॉ मतलब बेसिकली फैक्ट ना, ये किसी ने बनाया नहीं है लॉ, जो ऑलरेडी सभी मॉलिक्यूल्स रिएक्शन फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने उसको ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई इस तरह से होता है, ऑब्जर्व करके उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है, खत्म, और कुछ। इट्स फैक्ट्स, फैक्ट्स, कोई लॉजिक नहीं। These are different laws of chemical combinations. Somebody is saying something? यस सर। Yeah, what happened? इस लॉ का मतलब ये है कि एक सेट वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब गैस, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो, उन सारे एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा एक सेट वॉल्यूम के लिए, डिस्पाइट ऑफ एनी एलिमेंट। नहीं, you are mixing Avogadro's law here. आप Avogadro's law को यहाँ मिक्स कर रहे हो। ये लॉ ये बोलता है पुत्र, जो आप फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ 1 लीटर वॉल्यूम बोला ना, मैंने वॉल्यूम लीटर मान लेते हैं, और मैंने 1 लीटर ले लिया क्या, Cl2, तो आपको हो सकता है कि 2 लीटर HCl, 1 लीटर 2 लीटर, मतलब 1:2। ऐसा कभी नहीं होगा आपने 1 लीटर लिया और आपको यहाँ पे 2.3 मिला, 2.4 मिला, 2.6 मिला, ऐसा नहीं होगा। ये भी एक वोल नंबर होगा, वोल नंबर्स में ही कंबाइन होंगे, और प्रोडक्ट भी आपको वोल नंबर्स में ही मिलेगा वॉल्यूम्स, एंड सब का रेशियो भी वोल नंबर्स में होगा। समझा? इतना ही है, और डिटेल में कुछ नहीं बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से कुछ नहीं बात कर रहे हैं। दैट्स द नेक्स्ट लॉ। लॉ नंबर क्या है अभी, कितने लॉस हो गए? 5 सर। 5. लॉ Avogadro's law. Avogadro's law. Of course ये लॉ जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के अंदर नहीं आता है, ये अलग से लॉ है, पर यहाँ पे लिख लेते हैं Avogadro's law. Avogadro's law सुना है आपने इससे पहले? यस सर। स्कूल में। हाँ, क्या बोलता है ये? सर वो मोल का कंसेप्ट बताता है। अच्छा, this law states that, लिख लीजिए, this law states that equal number of molecules are present in equal
तो ये एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं इस लॉ को, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ एनी गैस, या फिर इसको मैं ऐसे बोलूंगा मोर प्रिसाइसली फ्रॉम नीचे पॉइंट ऑफ व्यू, 22.4 liter of any gas contains 1 mole of that gas. 22.4 liter of any gas contains 1 mole of that gas. 1 mole molecule लिख सकते हैं, 1 mole molecules. सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना है क्या? देखिए ओके सर, हो गया. ये लिखा. यस सर. Now see what is the meaning of this. For example, मैंने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैं बोलता हूँ कंटेनर में 22.4 लीटर चार्जिंग लेके लगा, देखो मैं कितनी चार्ज में बैठी 61 वाट लगी गई थी, तो 75 ये मुझे बात पता है मुझे, इससे ऐसा ना पता इलेक्ट्रोकरेंट पे होता है, एक वायर है ना, पूरे क्या ना एक्स्ट्रा चार्जर का एक वायर है, ये पता कौन सा है. डिस्कनेक्टेड है. मैंने क्या वजह सुना कि आपने, आपको सुना कि मैं क्या बोला लास्ट? नो सर. नो सर. मैंने बोला No, समीर जी है क्या? यस सर. समीर जी 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन होंगे? सर 2 मोल ऑक्सीजन होंगे. थोड़ा इसको पढ़ो ध्यान से. सर 1. सर 1. contains 1 mole molecules of that gas. अब बताओ. 1. 1 मोल. ठीक है. कल्पना, सर ऐसा क्यों? यस सर. 4 लीटर मेरे पास हीलियम गैस है, बताओ कितना मोल हीलियम गैस होगा इसके अंदर? तो 1 करेक्ट. सब 1 क्यों बोल रहे हैं? सबको 1 पसंद है. सर ऐसा क्यों पर? क्या पहले आप मेरे प्रश्न को उत्तर देंगे, तो उसके जी बाद मैं सर. आपके प्रश्न दूंगा. यस सर. युगांश यस सर. युगांश 22.4 लीटर मीथेन गैस में कितने मोल होंगे? 1 मोल. तुम्हारा भी आंसर 1 मोल है. ये सब 1 मोल ही बता रहे हैं यार. 1 mole of CH4 molecules. करेक्ट. क्यों 1 बोल रहे हैं? आपको सर लॉ समझ में आ गया है. लॉ क्या बोलता है? इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी गैस क्यों ना, इतना वॉल्यूम में 1 मोल होगा, 1 मोल गैस ही होगा. वो 1 मोल ऑक्सीजन हो सकता है, 1 मोल हाइड्रोजन हो सकता है, 1 मोल मीथेन गैस हो, 1 मोल ब्यूटेन गैस हो, 1 मोल कोई भी गैस क्यों ना हो. जो गैस हर दिन आप रिलीज करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो अपने बॉडी के अंदर, कोई भी गैस चलेगा, कोई भी गैस चलेगा. या फिर जो गैस आप घर पे इस्तेमाल करते हो, क्या गैस खाना पकाने के लिए? एलपीजी. यस सर. लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एनी गैस,
मुद्दा है कोई भी गैस, भाई कोई भी गैस का तुम अगर 22.4 लीटर लोगे उसमें 1 मोल गैस है या फिर 1 मोल लोगे 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा क्यों फर्क नहीं पड़ रहा, कोई तो पूछ रहा था मुझे, है ना सर O2 तो पिद्दू सा है, ब्यूटेन कितना बड़ा रहेगा, ब्यूटेन ऐसा है सर, ब्यूटेन हाउ कैन बोथ हैव सेम वॉल्यूम, ऐसा कोई बोल रहा था ना, कौन बोल रहा था ऐसा, कौन क्वेश्चन सर पूछ रहा है मैं मुझसे? सोहेल। सोहेल बोल रहा है। सोहेल जी क्या गैस में मॉलिक्यूल्स को नजदीक नजदीक रहने की जरूरत है? हाँ सर। नो सर। नहीं सर, है ना, No, sir. गैस मतलब वही होता है हाँ कि सर। नजदीक रहते नहीं है, उनके बीच में सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब बहुत ज्यादा, है ना, डिफरेंस हो। अब मैं ऐसा 3 O2 लिख दूं, गैप तो बहुत ज्यादा है ना, या यहाँ मैं ब्यूटेन डाल दूं, क्या दोनों ही ऑक्यूपाई हो सकते हैं उतना स्पेस में? हो जाएंगे ना, तो क्या यस सर। फर्क पड़ता है, बड़ा छोटा है, ऐसे भी उनके में स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो छोटा बड़ा कोई मायने यहाँ पे रखता नहीं, इतना फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे भी ये लॉ है, मतलब क्या, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है ना, बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटेशन जो एवोगाड्रो सर ने किया है उसके आधार पे बता रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं बता रहे। पर आपको कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अंडर सेम टेम्परेचर एंड सेम एट एसटीपी, अगर टेम्परेचर एसटीपी 22.4 लीटर, ये जो मैंने बोला ना 1 मोल, कंडीशन इज at STP. What is STP? Same temperature and Standard temperature and pressure. What is standard temperature? Standard temperature is 273 Kelvin या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। What is standard pressure? That is 1 atmosphere. कभी कभी देखते हैं आप केमिस्ट्री में ना कहीं STP कहीं NTP लिखा होता है ना, STP का मतलब होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन प्रेशर एटमॉस्फेयर। अगर कहीं लिखा होता है NTP करके, NTP मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर इज 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर की तरह, और प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। उतना मायने रखता नहीं है, फिर जस्ट जानकारी के लिए आप जान सकते हैं। ये था एवोगाड्रोस लॉ। बताइए मुझे 11.2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल हाइड्रोजन होंगे? हाफ मोल। हाफ मोल कैसे बताया सर? 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, समझ में आ गया हमको अभी। फिर इसका आधा 11.2 है ना, तो 11.2 लीटर में आधा मोल होगा, है कि नहीं सर? Yes, sir. ऐसे ही बताया ना आपने। यस हाँ, सर। sir. अगर मैं पूछूं 2 लीटर ऑक्सीजन इक्वल टू हाउ मेनी मोल्स, चलो बताइए कितना? 2 लीटर O2 में कितने मोल O2? हाँ जी, सर क्वेश्चन रिपीट करो फिर से। 2 लीटर ऑक्सीजन में कितने मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 1/11.2 मोल। So 1. सर 2। 1 सबका है आंसर है। 0.08 मोल। देखो 0.089 की बात मोल। है 22.4 लीटर में कितना 1 मोल होता है सर बराबर, 22.4 लीटर इज 1 मोल, व्हाट एवर 1 लीटर 1 अपॉन 22.4 एंड यू आर आस्क्ड हियर फॉर 2 लीटर्स, यस सर। क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन 1/11.2 सही बोला था। 0.08 moles.
1/11.2. Mole. And you can do further, I think. This will be how much? 0.089. Multiplying ऊपर नीचे by 10, this will be like this. So 1 1 2 0 point यहाँ 0 वापस 0 कितने टाइम जा रहा है जी? 8. 8 टाइम्स जा रहा है. This will be 0.08 moles. तो 0.08 मोल ऑक्सीजन मतलब 2 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, या फिर 2 लीटर में इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे. क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अगला क्वेश्चन बताइए. मेरे पास है uh, 50 ml हाइड्रोजन में कितना मोल हाइड्रोजन होगा? Sir, 0.0022 moles. 0.002 moles. 0.002. Yes, sir. 0.002. सबका सेम आ रहा है. तो वापस शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत वहीं से करेंगे. शुरुआत क्या करेंगे हम? 22.4 लीटर्स म्हणजे 1 लीटर म्हणजे 1/2.4 मोल. ये 1 लीटर का है, हमको ml में दिया है. 1 लीटर में कितना होता है? 1000 ml होता है. तो फिर 1 ml में कितना? 1000 नीचे आ जाएगा. कितना मैंने पूछा क्वेश्चन? 50 ml. 50 ml में कितना? इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. मैं एक 0 यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि 2 to 4 हो जाएगा. चलेगा? और बाकी 2 0 है यहाँ बचे, उसमें से एक 0 वापस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. 2. ये हो गया है 5 डिवाइड बाय 2240. डिवाइड करते हैं 2240 0.000 और 0 2 टाइम्स है ना. Sir. तो क्या है? 0.002 Mole. How many of you got the right answer? Me. सबका नाम मी है क्या? Samir. Good. I hope most of you got the right answer. Let's see the hands. You can raise their hands probably. आपको समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में आ रहा है, तो सब कुछ समझ में आ रहा है. आदर्श, आदेश, हैंड रेज नहीं हो रहा सर. हैंड रेज नहीं हो रहा है. समझ में आ गया आदर्श को? सर पीसी पे नहीं है मेरा हैंड रेज. कोई बात नहीं, समझ में आया ना. सरिता, मानव, युगांश, वेद, शिवम, तो मतलब सोहेल. पीसी पे होता है सर रेज हैंड. वो पता नहीं सर कहाँ से हो रहा है सर, समझ नहीं. बाकी ऐसा कोई है समझ में नहीं आया? नहीं ना.
सबको समझा। ठीक है, 2 और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। समझा तो अच्छी बात है। हम एक्चुअली मोल कंसेप्ट में उतर चुके हैं ऑलरेडी। We entered inside a topic called as mole concept. दो हेडिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, पर एक्चुअली एंटर कर चुके हैं। That is the most important part. बताइए, मेरे पास अब उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। मेरे पास 20 मोल O2 है, बताओ कितना लीटर होगा O2? 448 लीटर। कितना? 448 liters. My God, इतना फास्ट। Others? Any answer? The rest of the crowd? Same. 448. 448. 440. हम जानते हैं भैया 1 मोल म्हणजे 22.4, 20 मोल म्हणजे 20 into 2.4. This is 448 liters. Right? Yes, sir. अब बताओ जी। Fill in the blanks. 2240. 2240. Sir, 22400. 22.4 into 10⁻³ जोश में आके मत करना, यूनिट चेक करना। लीटर नहीं है, क्या है? सीसी। सीसी मतलब क्या? सीसी मतलब क्या? पता नहीं, तुमने सॉल्व भी कर दिया। एक जीरो बढ़ा दो, एक जीरो बढ़ा दो। सेंटीमीटर क्यूब। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस इज क्यूबिक सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की तो एक ही है, कभी-कभी सेंटीमीटर की वजह से लिखते हैं। पहले आपको आंसर लीटर में आएगा ना? Yes, sir. लीटर में आएगा। सर सिर्फ एक जीरो बढ़ाना है बस। अच्छा, 1 0 में हो जाएगा। नो एक सर, मोल म्हणजे नो सर, 3 जीरो, 3 जीरो। सर 4 लीटर। तो कितना मोल आपको दिया है क्वेश्चन में? 1000। 10 to power 3 moles. That means 22.4 10 to power 3 liters. Now we know that, at least I know that 1 liter is 1000 ml and 1 ml is nothing but 1 cc. ठीक है? That means 1 liter will be 10 to power 3 cc. इसीलिए 10 to power 3 मोल में 22.4 10 to power 3 ऑलरेडी था और 1 liter 10 to power 3 cc हो गया। दिस इज सीसी क्या है? भूल गया मैं। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब जी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर। ठीक है? ओके सर। Note down this. Noted? Yes, sir. Yes sir. यस सर। बताइए। यस सर। और कन्वर्जेंस की बात करते हैं, पता होना चाहिए आपको। पता है, चेक कर लेता हूं एक बार मैं। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है? 10 raised to minus 10⁻10. कितना सेंटीमीटर होता है? Minus 10 raised to minus 8. 10⁻8। कितना नैनोमीटर होता है? कितना पिकोमीटर होता है? अच्छा एक बात बताइए, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है?
1.4 2.5 2.5 1 मीटर में कितने इंचेस होते हैं? 100 डिवाइड ऐसे आपको पता रहेगा ये सब चीजें, आप सीबीएसई के बच्चे हैं। सर कुछ पता नहीं है। तो नाम है भी सर एक्सेप्शंस रखो ना सर। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 99.3। ये सब रियल लाइफ में काम आएंगे ना, ये इंच मीटर तो रियल लाइफ में यूज होते बहुत है ना। यस सर। इंचेस, मीटर, फीट, ये सब रियल लाइफ नंबर्स है। 1 किलोमीटर सर में कितने प्रीवियस माइल्स होते स्लाइड हैं? दिखाइए ना। ओके सर। 1 किलोमीटर में कितने माइल्स होते हैं? 0.6 0.621 माइल्स। 1 केजी में कितने पाउंड्स होते हैं? 0.54 2.2 उल्टा हो गया। पाउंड्स को ही ये एल्विस बोलते हैं ना। वो नहीं क्या, आप वो कार्ड खेलते क्या, वो जिसके ऊपर अपने WWF के वीर पुरुष यस के सर कार्ड्स, कौन सा कार्ड बोलते हैं उसको यार? सर क्या देखा कार्ड है। बोलते हैं? सर शोडाउन कार्ड स्लैम ठीक कट। है। ट्रम्प हाँ, कार्ड्स। ट्रम्प कार्ड खेलते हैं ना, वो बोलते नहीं क्या ऐसे छुपा छुपा के कुछ तो बोलते हैं, इतना एल्विस उनको भी वेट बोलते हैं। सर हम दूसरा का फिर पोकेमोन के खेलते थे। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, तो उसमें भी पावर एल्विस रहता रेंजर्स। है ना पाउंड। या जब एंट्री होती है ना, जब उनका एंट्री होती है WWF में, वो बोलते हैं ना बिग शो यस सर 510 पाउंड्स, ऐसा बोलते हैं WWE से 510 पाउंड बिग शो, पाउंड स्लैम पाउंड अटैक्स। बोलते हैं, पाउंड पे एल्विस है, सर आप एल्विस है। देखते हो। देखता था ना बचपन में हमारे जमाने में, जब वो WWF था, अभी WWE हो गया ना। हाँ सर। हाँ। One atmosphere is 760 टॉर या फिर 760, ये सब हम केमिस्ट्री में आगे चल यूज करने वाले हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिए। आपको फिजिक्स केम दोनों में काम आएंगे कन्वर्जन्स, जो को पता होना ही चाहिए। सर ये HC क्या है? मर्क्यूरी, मैग्नेट। बिकॉज हाइट जो है द प्रेशर जो है इन टर्म्स ऑफ, जैसा आपने देखा क्या, बैरोमीटर पता है आपको? यस सर। यू मेजर प्रेशर ना विद दैट। यस सर तो मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी के हाइट से पता करते कितना प्रेशर है करके, यस सर। दूसरे वो Hg मर्क्यूरी के फॉर्म में लेते हैं। इतना उसका हाइट है मर्क्यूरी का, तो उससे प्रेशर नापते हैं। 1 कैलोरी is 4.2 4.2 joules. 1 joule is 10 to the power 7 H. यस, ये यूनिट्स है एनर्जी की यूनिट्स है, एनर्जी और वर्क डन की यूनिट्स है, और जूल, कैलोरी। यस सर। One liter atmosphere is 101.3 joules.
1 Faraday is 96500 coulombs. Charge. नहीं, कूलम का स्पेलिंग गलत है. Unit of charge is coulomb or Faraday. सर फैराडे के ऊपर क्या लिखा है आपने 1L डैश क्या है वो? L dash नहीं है. Liter atmosphere. 1 liter atmosphere. अच्छा. One of the unit of work done or energy is liter atmosphere. The largest unit of work done. One coulomb is 2.99 into 10 to the power 9 ESU. One electron volt equal to 1.6 into 10 raised to 19 U. इतने कुछ इंपॉर्टेंट है, इतने बस याद रखो बहुत हो गए. इससे बहुत सारे हैं पर दिस इज सफिशिएंट. एटलीस्ट फॉर आवर केमिस्ट्री इज सफिशिएंट. केमिस्ट्री के लिए थ्रू आउट केमिस्ट्री इतने ही बहुत हो गए यूनिट्स. इतने कन्वर्जन्स काम आते हैं. जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ना सेम यूनिट्स दिया जाए जो आपको फॉर्मूला का है, दूसरे यूनिट्स में देगा. आप कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन, उसके काम आएगा. डन किया? डन सर. सर 1 minute. सर ऊपर के कन्वर्जन दिखाइए ना. किसके ऊपर? ये डन क्या? सर किलोमीटर के ऊपर वाला दिखाइए ना एक बार. इसके ऊपर कुछ नहीं है. इधर है. यही. ये क्या? यही ना? हाँ सर. डन. डन सर. नेक्स्ट हेडिंग जाते हैं. नेक्स्ट हेडिंग बुक करिए. एटॉमिक मास. Excuse me, sir. यस सर. The doubt. बोलो ना. सर हमारे को स्कूल में ना केमिस्ट्री में सिग्निफिकेंट फिगर सिखा रहे थे, लेकिन थोड़ा अलग ही पढ़ा रहे हो, तो आप एक बार रिवाइज करा सकते हो? आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ना है क्या? सर मतलब एक छोटा रिवीजन टाइप. पर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना, आप जानते हो और कहाँ पे है? हाँ सर, फिजिक्स में भी है सर. फिजिक्स में यूनिट. यूनिट्स एंड डायमेंशन. मेनली फिजिक्स के अंदर है. तो फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने फर्स्ट चैप्टर में. सर केमिस्ट्री में आके चेंज नहीं होता ना.
अरे नहीं, चेंज थोड़ी होगा। सिग्निफिकेंट फिगर कौन चेंज कर सकता है? हाँ, स्कूल की केम टीचर जो बहुत अलग ही पढ़ा रही है। जो रूल्स केमिस्ट्री में वही रूल्स फिजिक्स में रहेंगे। सिग्निफिकेंस तो वो टॉपिक फिजिक्स का ही है। पर आप चाहते हैं कि मैं आपको समझाऊं तो मैं नेक्स्ट टाइम समझा दूंगा आपको, ठीक है? मेरे टॉपिक खत्म होने के बाद पूरा अलग से उसको हम बाद में, ठीक है? अर्जेंट कुछ नहीं ना उसका? नो सर, अर्जुन जी। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या, बताइए? व्हाट इज एटॉमिक मास? एटम का मास। एटम का मास ऑफ एन एटम is called atomic mass. It is expressed in terms of AMU, that is atomic mass unit, or U, that is unified mass. Atomic mass unit or unified mass. Done. Done. Yes, sir. या फिर इसको टेक्निकली किताबी भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, we see from like technical, from your textbook point of view, if you say it is like this. Then the atomic mass is basically the ratio of mass of one atom of an element upon 1/12th mass of one C12 atom. इस तरह से भी एटॉमिक मास टेक्निकली रिप्रेजेंट करते हैं। We'll take with respect to कार्बन 12 एटम के पर्सपेक्टिव से भी लोग लेते हैं, पर सिंपल है, वो एटॉमिक मास मतलब होता है एक एटम का मास। पहले हम डिफरेंट टर्म्स देखते हैं एटॉमिक मास के बारे में, फिर साथ में तीनों कंसेप्ट क्या समझते हैं, डिफरेंस क्या है इनके अंदर। नेक्स्ट देखिए, एटॉमिक मास यूनिट, AMU लिखा ना अभी हमने, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास को कुछ और जगह पे ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज द मास exactly equal to the 112 the mass of one carbon 12 atom. आई थिंक आपको स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया होगा, है ना? Are you able to hear me? अभी तक नहीं पढ़े। यस सर। जिनको पढ़ाया उनको ऐसे ही पढ़ाया होगा ना, एटॉमिक यस मास। सर। Yes, sir. It is the mass exactly equal to 1/12th of the mass of the one carbon 12 atom. एक कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 1/12th पार्ट को बोलते हैं एक एटॉमिक मास यूनिट। इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं।
technical definitions. What about mass number? What is mass number? Number of protons plus neutrons. Yes, sir. Number of protons and neutrons present in an atom is called mass number. ये mass number है. Noted? Yes, sir. वैसे ही there's something called gram atomic mass. What is gram atomic mass? This is mass of 1 mole. Mass of 1 mole of atoms of an element is called gram atomic mass. It is expressed done. Yes, sir. Yes, sir. एक Yes, sir. एटम्स का मास को मास. अब देखो Yes, ये sir. एटॉमिक मास मास नंबर और ग्राम एटॉमिक मास, ये तीनों एक जैसे लगने वाले तीन अलग अलग चीजें. मतलब if you see the atomic mass of sodium is 23, mass number of sodium is 23, gram atomic mass of sodium is also 23. कोई भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास देखिए या मास नंबर देखिए या ग्राम एटॉमिक मास देखिए, तीनों का वैल्यू जो है सेम होगा. इसीलिए मोस्ट ऑफन दीज आर मिसअंडरस्टूड टू बी सेम. तो ये तीन अलग अलग फंडा है. व्हाट इज एटॉमिक मास? अगर कोई बोलता है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, उसका मतलब 23 U, मतलब एक एटम, एक सोडियम एटम का मास जो है ना 23 यूनिफाइड मास, 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज द यूनिट्स ऑफ सिंगल एटम्स. 1 2 एटम 3 एटम 4 एटम मास का यूनिट है, पर बहुत छोटा यूनिट है, टू स्मॉल यूनिट. 23 U is basically mass of one single sodium atom. When you say mass number of sodium is 23, that means we are saying that एक सोडियम एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है उनकी संख्या कितना है? संख्या 23 है. द नंबर इज 23. यूनिट्स नहीं रहे ना उसके अंदर नंबर का. दिस इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन एटम, इन वन एटम. When you say gram atomic mass, this 23 grams, which says एक मोल सोडियम एटम्स का जो मास है वो 23 ग्राम्स. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल? 1 मोल का अर्थ होता है 6 × 10⁻23. ऑफ कोर्स प्रिसाइसली हम बात करें 6.022, ये 1 मोल का वैल्यू है. अप्रोक्सीमेटली हम मानते हैं कि इतना इसकी वैल्यू है.
ठीक है, 1 मोल। जिस प्रकार से हम रियल लाइफ में एक डजन बोलते हैं, और एक डजन का मतलब क्या होता है? 12 12। डजन जो वर्ड है एक नंबर को डिनोट करता है, नंबर है 12। तो 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं, और कोई भी कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए जो है मोल का इस्तेमाल करते हैं जब बड़ी बड़ी संख्या होती है। इतने बड़े एक नंबर को हम 1 मोल बोलते हैं। दिस मच बिग नंबर इज कॉल्ड एज 1 मोल। 1 मोल, 2 मोल मीन्स दिस, मोल मीन्स दिस वैल्यू। So, इतने सारे सोडियम के एटम, इतने सारे सोडियम के एटम्स का जो मास है वो 23 ग्राम है, वो 23 ग्राम। क्या आपको इन तीनों में अंतर समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। आप मुझे बताइए मैग्नीशियम का एटॉमिक मास क्या है? $26। 24 U। ये महान लोग कहाँ से आए? आपको याद ही नहीं, नंबर ही याद नहीं। मैग्नीशियम का 24 होता है ना। 24 क्या? U। 24 U। है ना, यू मतलब मैं क्या? नो सर। 24U is the atomic mass of magnesium. One magnesium atom का mass. What is the gram atomic mass of magnesium? 24 ग्राम। 24 grams. What does this mean? ये सिर्फ एक मैग्नीशियम एटम का मास है, जबकि ये 1 मोल मैग्नीशियम एटम्स का मास है। 1 मोल मतलब 6 × 10⁻23 मैग्नीशियम एटम्स का मास। इतने सारे एटम्स का मास 24 ग्राम है। सिर्फ एक मैग्नीशियम का मास 24U है। इत्तेफाक से ये नंबर सेम हो गया, इसीलिए बहुत लोगों को लगता है कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास दोनों सेम है। और मास नंबर 24 है। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। सब सेम होता है, नंबर इज सेम, द सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट यूनिट्स। एटलीस्ट आपको मासेस याद है क्या? बताओ हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है? सर 1। 1। बड़ा वो हीलियम 4। लिथियम 6.9। 7 लेंगे। 7 बोरॉन 8। 10। 10 सर। What about sodium? 22। 22.9। 23 में। Magnesium 24। 24। last one also. Aluminum 26। 26। silver 107। 107.8। what about copper? 63.5। और कौन इम्पोर्टेंट? क्लोरीन 35.5। क्या बात है, तुमको सिर्फ याद है। सर मुझे कुछ याद नहीं है। अथर्व तुम्हारे लिए लिख रहा हूं मैं। थैंक यू सर। अथर्व हाँ तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, जिसको याद नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ ताकि आप लिखो और याद करो। बिकॉज ये सब पता होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। थोड़ी मैं टाइम पास कर रहा हूँ पूछने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ। जो भी लिख रहा हूँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपको पता होना चाहिए।
ये छोटी छोटी बातें नहीं पता नहीं की वजह से दिक्कत आती है बात। हाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 16 15 16 14 14 ये तो फेमस है ना। 12 32 इतने फिलहाल काफी है। अरे यार आप पहले याद दिलाने का ना। स्टाफ रोज कोई मैं देखना चाहिए ना स्टाफ ग्रुप के अंदर पेरेंट्स आ रहे हैं। देखो देखा कि नहीं देखा मैंने। फिर तो मैंने देखा होना चाहिए ना। इतने एलिमेंट्स का आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। दिस मच यू रिमेंबर। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अगेन टाइम हो गया। थैंक यू सर। टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू सर। टॉपिक्स थैंक पढ़ाने यू के लिए सर। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक बाय यू बाय। सर। थैंक यू वेरी मच। अरे आज अच्छी नहीं ठीक है।